शुरू करते हैं। गोदावरी नदी है सबसे लंबी नदी, कितने लोगों को मालूम है? बताओ भाई, कितनों को नहीं मालूम कि गोदावरी लंबी नदी है दक्षिण भारत की? दूसरी सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? दूसरी नहीं मालूम आपको? कृष्णा नदी। कहां से निकलती है कृष्णा नदी? क्या देना है ना भैया? कहां से निकलती है? और गोदावरी नदी कहां से निकलती है? मुझे बहुत बता रहे, बताओ कावेरी नदी कहां से? अब बताओ कावेरी नदी कहां से निकलती है? ताप्ती प्लीज निकलती है, नर्मदा भी निकलती है। अगर अमरकंटक की जगह वो ले लेगी तो फिर ताप्ती और नर्मदा कहाँ रायवली बहेंगी? बताओ भाई, मार्टन कोचिंग की पहाड़ी से, जल्दी बताओ। इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा, पेपर में भी आएगा ना। सब नदियां नहीं आता, नदी है आपका, नदी पर्वत पठार झील पहाड़ी दर्रा सब आता। चलो नहीं आता कोई बात नहीं। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कौन सी नदी निकलती? कावेरी नदी। और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि इस पर एक जलप्रपात पाया जाता है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात, बहुत फेमस जलप्रपात है। ठीक, अच्छा बताओ भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहां पाया जाता है? एक नियाग्रा जलप्रपात है विश्व का। अभी हम लोग उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा और मेक्सिको, कनाडा और यूएसए की बीच बॉर्डर पर है, दिखाएंगे। जैसे कल हमने आपको दक्षिण अमेरिका दिखाया था, इसी तरीके से एक एक महाद्वीप की सब इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म कर देंगे। पूरा महाद्वीप आपके अंदर, और कम से कम 5% महाद्वीप से आता है, चाहे पर्यावरण हो, चाहे जीएस हो, चाहे दुनिया में कोई भी एग्जाम, 5 क्वेश्चन तो आने हैं। घास के मैदान पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पंपास कहाँ है, प्रेरी कहाँ है, स्टीपीच कहाँ है, डाउन कहाँ है, सवाना कहाँ है, लापास कहाँ है, लानोस कहाँ है? लानोस कहाँ है? आपको जिंदगी में नहीं बोलोगे मैं नहीं गया था। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन जरूरी है, फिर रिवीजन से क्या होता है, याद होता है। ठीक, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण और सामान्य अध्ययन दोनों। 10 नंबर का आपका आएगा, 30 नंबर का, और 8 नंबर की करंट होगी और 2 नंबर 3 नंबर का यूपी विशेष का क्वेश्चन है। टोटल 40 नंबर का होगा। इसमें से टीटी जिनको देखा उनके लिए भी ईवीएस तो आनी है। ठीक है, ईवीएस में आपके 4 सेक्शन होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायु मंडल और जैव मंडल। ठीक है, हम चारों पर आपको एग्जाम से पहले पूरा ईवीएस और पूरा साइकोलॉजी हम जो है इंपॉर्टेंट पढ़ा देंगे ताकि 60 नंबर बच्चे का तैयार हो जाए। ठीक, और जो नए लोग हैं वो अपना पढ़ते रहेंगे, और टीटी वालों के जो विशेष हम 2 क्लास चला देंगे, उनका पेपर निकल जाएगा। ठीक है, 60 नंबर से मजबूत करेंगे। हिंदी संस्कृत तो बच्चा रट ही लेंगे, मैं थोड़ी बहुत भी लगा लेंगे तो पास हो जाएगा। ठीक, तो उसका टेंशन ना लो, वो ईवीएस और वो जितना आपको बता देंगे, अगर सही से तमीज से पेपर बनाएंगे तो उसी के अंदर से। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे कौन सा महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका पढ़ रहे थे हम लोगों ने। कॉन्टिनेंट शुरू किए थे, सबसे पहले हमने दक्षिण अमेरिका को उठाया था क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और दुनिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका वो है वो आपका दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग बताइए? जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको क्या बोलेंगे बताइए? दक्षिण अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, किसी को याद नहीं? याद है जल्दी जल्दी सुनो। ये बन रहा है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये का दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का सबसे किनारे वाला देश था, उसका क्या नाम था? उसका नाम कोलंबिया था। क्या नाम था? कोलंबिया बताया था मैंने। और मैंने बताया था कोलंबिया जो है इधर ऊपर की ओर जो है, ऊपर की ओर एक देश है जिसका नाम है पनामा। क्या नाम है? पनामा देश से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बकायदा रोड के माथे। ठीक है, स्थल खंड है। ये देखिए, ये आपका दक्षिण अमेरिका जो हमने बनाया बोर्ड पे, और ये ऊपर क्या है, यहाँ पर पनामा है, ये जुड़ा हुआ है। ऊपर है उत्तरी अमेरिका, नीचे है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था। और हमने आपको बताया था कि इस तरफ अटलांटिक महासागर है। टोटल कितने महासागर है? 5 महासागर।
ये बन गया सिलेबस में। 5 महासागर होते हैं, आपको एक पता है, प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है। अगर इसको ऐसे जोड़ दें गोल गोल तो प्रशांत महासागर पीछे जुड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? ठीक है। और ये मैप फाड़ा गया है प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर को चीरा गया। मेरा मन करेगा हम अटलांटिक महासागर को चीर देंगे, दिक्कत क्या है? कौन कहता है कि हम नहीं चीर सकते? हम मैप को यहाँ से पकड़ते हैं और ऐसे फैला देते हैं तो ये पीछे चला जाएगा, ये बगल में आ जाएगा। नहीं समझे बात है? फिर आपको जानते हो दो चीजें पास पास दिखाई देगी। एक तो ये बादल में दिखाई देगा आपको, ये यूरोप, ये क्या बोलते हैं इसको, आपका जो एशिया महाद्वीप का जो रशिया है, रूस ऐसा है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो जो एशिया की तरफ का जो यूरोप है, इसका कब्जा जो है बिल्कुल सटा हुआ है। ये जब फाड़ देंगे यहाँ से और इसको फाड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो वो घूम के इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा ना। तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल रूस के कब्जे में है। तो इस पे जो है रूस का कब्जा था, लेकिन रूस से फिर वापस ले लिया संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक हिस्सा अलास्का भी ऊपर, समझ गए? तो 3 भागों में बटा हुआ है उत्तरी अमेरिका। अभी जब उत्तरी अमेरिका का नंबर आएगा तो पढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा उत्तरी अमेरिका के एक देश को किराए पे ले रहे हैं जिसका नाम है पनामा। और आपको पता होगा पनामा स्थल संधि बहुत पूछी जाती है, पूछा जाता है पनामा स्थल संधि किन दो महाद्वीपों के बीच में है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक, कभी उसका सागर के रेफरेंस में पूछने का मन होगा तो बोलेगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करके 2 क्वेश्चन बनते हैं। इधर अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, इधर उत्तरी अमेरिका, इधर है दक्षिणी अमेरिका। 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। ठीक, उसके बाद फिर हमने आपको अगला देश बताया था। एक अगला देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। और वेनेजुएला के बारे में हमने बताया था कि वेनेजुएला में एक झील पाई जाती है जिसका नाम है मराकाइबो झील। इसका पता लेने, खाली सुनेंगे, परेशान नहीं होंगे। ठीक है, लिख पाएंगे नहीं, किसी का बच्चे का फोटो खींच के घर में नोट्स बना लेंगे। ठीक, धीरे धीरे जब नई क्लास चलेगी तो शुरू से समझ में आएगा, नोट्स बनेगा। मराकाइबो झील हमने बताया था वेनेजुएला में पाई जाती है। और वेनेजुएला में जो मराकाइबो झील होती है उस झील का क्या खास विशेषता है? वो पेट्रोलियम के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। उसके अंदर पेट्रोलियम पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ मिलता है तो वेनेजुएला। दूसरी बात हमने बताई थी कि वेनेजुएला में सुंदरता बहुत पाई जाती है। सबसे ज्यादा सुंदरता अगर किसी देश में है तो वो है वेनेजुएला। बताया था कल हमने मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स यहाँ पर भरी पड़ी है आमतौर से। ठीक है, मतलब 5 बार मिस यूनिवर्स बनी है, 5 बार मिस वर्ल्ड यहाँ। और दूसरी यदि एक वो ऐसा देश है जब आपको अभी अर्थव्यवस्था भी पढ़ाएंगे तो उसमें एक टॉपिक होगा इन्फ्लेशन, महंगाई, बेरोजगारी, सब पढ़ना है हम लोग। ठीक है, तो गरीबी, तो महंगाई जब पढ़ेंगे तो कहते हैं कि यही एक इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने देश में नोट छाप के गरीबी को दूर करने का प्रयास किया। वो यही इकलौता देश है वेनेजुएला। दिक्कत ये हो गई कि आज यहाँ पर समोसा भी 2 लाख रुपए का मिलता है। हाँ, अभी जल्दी जा रही है। तो कारण जानते हो क्या है? देखो, पैसा छापोगे आप गरीब को 10-20 लाख रुपया दे दोगे। ठीक, सामने है मॉल में अभी जो सूट आपका 2000 रुपए का मिल रहा है, 1800 रुपए का मिल रहा है, 50% डिस्काउंट पे बेवकूफ बनाते हैं। कभी भी डिस्काउंट पे मत लिया करिए सामान, वो आपको पैसा खर्चा कराने के लिए करते हैं। 4000 पे 50% का डिस्काउंट दे देंगे। आपके 1800 तो गए ना, और चीज कितने की थी? मात्र 500 रुपए की। आप डिस्काउंट के चक्कर में 1500 एक्स्ट्रा दिया है, बस 500 तो दे ही है, और प्लस अगली बार बुकिंग फिर करिए, फिर 50 फिर ऊपर मिल गया, है ना? अगला अगर कूपन में चलो हम भी चले, इस चक्कर में मत पड़ा करिए। तो जैसे मान लीजिए कोई 1800 रुपए का आपका सूट है और आपने नोट छाप लिया यहाँ पे, और नीचे क्या हुआ कि जो आदमी पहले नहीं ले रहा था वो भी जो है उसके पास 10 लाख रुपया पहुंच गया, गरीबी उसकी दूर हो गई। अब आपके पास भी 10 लाख रुपया है, उसके पास 10 लाख रुपये सरकार ने दे दिया, अब वो भी धीरे से मॉल में पहुंच गया। ठीक, एक आदमी जा रहा था, वो भी गया बैंक में, हमको भी लगा गरीबी दूर करके, उसको भी 50 लाख मिल गया, वो भी टहलता आ रहा था पीछे। सबसे देखा एक सूट रखा था आपका, और सूट आपको लेने गए तो आपको 1800 रुपए का बताया, वो पीछे से पूछा, बोला 1800 रुपए दे रहे हो, हमको पसंद आया, हमसे तुम लोग 4000 रुपए हमको दे दो। जिनको 50 लाख मिला तो कहते थे बस 18,000 लो, 50,000 हमसे तो हमको तो ये सूट। दुकान वाला कहे ये क्या हो रहा है, 50% से 18। तब तक एक आदमी उसको 1 करोड़ रुपए मिल गया कि तुम और अमीर हो जाओ, वो पहुंचा, उसने कहा बस इतने दे रहे हो, हमसे 2 लाख रुपए लो हमको दे दो। उसी दिन से अगले दिन से शटर खुलेगा ना मॉल का, उसमें जो शर्ट होगी उसकी कीमत 2.5 लाख रुपया। पैसे की वैल्यू। अब जिसके पास 1 लाख रुपया है वो 1 लाख रुपये क्या वैल्यू है? तो वैल्यू है ना पैसे की वैल्यू। ये इसलिए नोट छाप कर कभी भी गरीबी दूर नहीं की जा सकती।
गरीबी दूर करने के लिए कुछ पॉलिसी बनाई जाती है जिनको मार्केट में रोका जाता है। पैसा कभी नहीं बढ़ाया जाता। हमेशा देखा होगा आरबीआई ने मौद्रिक नीतियों को अपनाया। मौद्रिक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नाम सुने होंगे सब, अर्थव्यवस्था टॉपिक पढ़ना है। तो उसमें करते क्या है कि ये लोग दर घटाते हैं। जैसे मान लो कि मार्केट में सबके पास पैसा बहुत हो गया, तो ये क्या करते हैं कि नई नोट नहीं लाएंगे, ये क्या करेंगे, बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे ताकि तुम हमसे पैसा लो तो ज्यादा ब्याज दो। उससे होगा क्या कि मार्केट में लोग लोन लेना कम कर देंगे, और जब लोन लेना कम कर देंगे तो होगा क्या, मार्केट में पैसा कमाएगा। जब पैसा कमाएगा तो खरीदारी कम होगी, जब खरीदारी कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो मैन्युफैक्चर कम होगा, जब मैन्युफैक्चर कम होगा सीधी सी बात महंगाई, पैसा होगा नहीं तो लोग खरीदेंगे। भाई ये बताओ, जब पैसा होगा तब दुकान पे जाते हो, जब पैसा नहीं होता तब जाते हो, ये सिस्टम होता है। तो वही हाल वेनेजुएला का था, मैंने प्रयास किया लेकिन वेनेजुएला चौपट हो गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद अगला देश हमने बताया था, एक देश क्या नाम है यार, देश अभी दिमाग में एक कान से सुनना दूसरे से निकालना। भूगोल में क्या होता है, हमको जगह दिखानी है तो हम दिखा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो बताते हैं। दूसरी चीज हमने वेनेजुएला में एक घास का मैदान बताया था, क्या नाम था उसका, घास का मैदान का नाम लानोस। क्या नाम है, लानोस घास का मैदान है। अच्छा पूछा जाए, अच्छा एक चीज बताओ, ये ग्लोब है, ये है, सबने पर्यावरण पढ़ रखी है, बीच में जो रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर एक रेखा होती है, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, कर्क रेखा, और इसके नीचे जो होती है उसको बोलते हैं मकर रेखा। ये भी एक टॉपिक है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल निश्चित रहिए। ठीक है, इसमें टॉपिक आधे पढ़ा लो, फिर उसके बाद और टॉपिक शुरू होंगे, करके खत्म करेंगे। तो इतना तो आपने पढ़ा है, उसके पढ़ा होगा 66.5 डिग्री ऊपर एक रेखा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सी रेखा, आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखी, आर्कटिक रेखा। और इसके नीचे जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा, अंटार्कटिक रेखा। ठीक, और सबको पता होगा ये 23 डिग्री, ये 23 डिग्री, ये 66 डिग्री, ये 66 डिग्री, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ। तो बोलेगा कि 66 बोलेगा कि बताओ भाई 66.5 डिग्री नॉर्थ कौन सी रेखा, यही 4 रेखा के नाम दे देगा, बता देना नॉर्थ में कौन सी है, आर्कटिक रेखा। 66 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा कुछ कठिन टाइप के नहीं आते। तो ये तो पढ़ा ही होगा। दूसरी चीज ये भी पढ़ा होगा कि सूर्य की सीधी किरणें 2 बार आपकी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, 2 बार। और जब एक बार हमारे कर्क रेखा में जून के टाइम में एक बार जब पड़ती है तो कितनी गर्मी हो जाती है, सोचो यहाँ 2 बार पड़ती है तो कितनी गर्मी होती हो। और गर्मी ज्यादा होगी तो मैंने बताया भाप ज्यादा बनेगी, भाप बनेगी तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, पेड़ों से भी पानी ज्यादा बाहर निकलेगा, जमीन से पानी ऊपर जाएगा, अभी नाली पानी भरा है वो भी ऊपर चला जाएगा वाष्प बन के, फिर ऊपर बादल बनेगा, बादल बन के फिर नीचे गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, वर्षा भी ज्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में ये एरिया आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी ना भाई, क्योंकि एक बार इस पर पड़ेगा, एक बार इस पर पड़ेगा, साल में 2 बार इस पर पड़ेगा, तो सब तरफ गर्मी तो गर्मी है। तो इस एरिया के अंदर जितने भी देश आएंगे उनमें गर्मी तगड़ी होगी कि नहीं होगी, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। बताइए इसके बीच में जितने भी देश हैं इनमें सब में गर्मी होगी कि नहीं होगी, जितने भी महाद्वीप के हिस्से आ जाएंगे उनमें गर्मी होगी कि नहीं होगी। देखो यहाँ तक 2 हिस्से चले जाएंगे, एक कर्क रेखा चली जाएगी, वो मकर रेखा, ऊपर विषुवत रेखा, तो एंडीज ये जो दक्षिण अमेरिका इनका इतना हिस्सा जो है वो आपका चला जाएगा गर्मी के क्षेत्र में नहीं जाएगा। पानी ज्यादा बरसेगा नहीं बरसेगा, बरसेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, इतनी बात समझ आए। तो यही कारण है कि यहाँ पर अगर ऐसे बोला जाए, और इसके ऊपर जब जाओगे तो आपको पता है ध्रुवों पर बहुत ठंडा रहता है, क्या रहता है, ठंडा रहता है, दोनों ध्रुव बहुत क्या है, ठंडे, और इधर गर्म इधर ठंडा, तो बीच में क्या होगा, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण। तो ये शीतोष्ण हो, पेपर में क्वेश्चन अब ऐसे पूछता है, पूछेगा दक्षिण अमेरिका में उष्णीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं, तब विकल्प होगा पंपास, सेल्वास वन, लानोस, और एक और कोई दे देगा आपको, प्रेरी दे देगा, बताओ या लापास दे देगा, बताओ। अब इतना तो तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये वाला जो हिस्सा है ये विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में, तो गर्मी तो इधर ज्यादा होगी, लेकिन नीचे खुनकड़ू पे जो है ठंडी ज्यादा होगी। अगर शीतोष्ण पूछेगा तो पंपास मारेंगे, उष्ण पूछेगा तो समझ गए। तो पेपर मान लो आ जाए पंपास घास का मैदान कैसा मैदान है, अब ये नहीं पूछता कहाँ पाया जाता है, रिक्शा वाला भी जानता है अर्जेंटीना और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अब वो पूछता है कि जो पंपास घास का मैदान है वो उष्ण कटिबंधीय है कि शीतोष्ण कटिबंधीय है,
समझ गए? कि उपोष्ण कटिबंध, तो क्या बताओगे? शीतोष्ण। थोड़ा कॉमन सेंस भी ज्योग्राफी में चलता है, इसलिए ज्योग्राफी थोड़ा समझने वाला विषय, रटने वाला नहीं। मालूम एक चीज रटा देंगे, कॉमन सेंस पे आ गई तो कितना तो आपके अंदर कॉमन सेंस है कि ये शीत कटिबंध में जा रहा है, तो कैसा नाश का मैदान हो सकता है? ठंडा हो सकता है। इतना लॉजिक को लगाना पड़ेगा, समझ में आई बात? चलिए, उसके बाद हमने क्या बताया था आपको? एक और देश बताया था, सूरीनेम बताया, ये इंपॉर्टेंट है, इतना कुछ नहीं। उसके बाद बताया था हमें मैप भरना है तो बता रहे हैं। मैप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बताना है स्थलबद्ध देश, एक बताना है स्थलबद्ध देश, इसके चारों तरफ ना तो समुद्र है ना कोई सूखा मरुस्थल है, चारों तरफ क्या है? देश ही देश है, तो वो लैंड लॉक देश हो गए। तो पूछा जाता है वो कौन से दो देश हैं दक्षिण अमेरिका में जो लैंड लॉक, ठीक। दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है कि वो कौन से ऐसे देश हैं जो इसके सबसे बड़े देश जिसका नाम है ब्राजील, क्या नाम है? ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाते, ठीक। दो देशों को समझाने के लिए हम इसके सारे देश बनाने पड़ रहे हैं, वरना भी उत्तरी अमेरिका में पढ़ाएंगे तो इतने देश नहीं बनाएंगे, ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही 52 राज्य हैं उनके पास, है ना? 52, ठीक है। 52 राज्यों में 52 राज्यों के 52 झंडे, 52 झंडों के 52 पैसे, ठीक है। वो भी संघ राज्य हैं, हम भी संघ राज्य हैं, लेकिन वो फेडरल में आते हैं, हम लोग संघ में आते हैं। इसलिए पूछा जाता है भारत राज्य है, भारत राज्यों का, तो वहां पर यूनियन भी लिखा रहता है, संघ भी लिखा रहता है, तो कभी भी यूनियन पे ही टिक मारेंगे, कभी भी संघ पर टिक नहीं मारेंगे, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका भी क्या है? एक संघ, ठीक है। राइट प्रोटेक्शन संविधान का भी मिलेगा बात अभी, तो हमेशा भारत क्या है? संघ है, कहेगा संघ। यूनियन शब्द जरूर नोट ढूंढ लेना, पेपर में एक खेल करता है यूनियन शब्द गायब करता, संघ दोनों है, हम भी संघ है वो भी संघ है, बस हम क्या है? एक यूनियन है, कि हम अलग नहीं हो सकते, हम जोड़ दिए गए हैं, राज्यों को एक साथ जोड़ दिया। चलिए आगे है हमारा कौन सा देश? बहुत बड़ा देश है, इसका नाम आपको पता होगा, इसका नाम है ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील नाम है, क्या नाम है? ब्राजील। और ब्राजील में तो आपको इतना पता ही क्या है? ब्राजील में ब्राजील कॉफी उत्पादन के लिए सबसे बड़ा देश है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा देश जो ब्राजील जो कॉफी का उत्पादन करता है तो वो कौन है? ब्राजील। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ मिलती है? बॉक्साइट। सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ है? हमारे खनिज तत्व में पढ़ाएंगे तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन पता है। टॉपिक तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, हम आपको ये भी बता देंगे कि इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं और कौन से नहीं आते, तो सिलेबस छोटा हो जाता है, सिलेक्टेड मैटर हो जाता है। बताइए बॉक्साइट कहाँ पे आता है? हमेशा याद रखना, कहीं नोट डाल के ना लो, ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट सीधा सीधा पूछे जाने वाला, अरबों बार ये क्वेश्चन पूछा गया, अरबों खरबों बार, कि बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? क्या बताएंगे? ओशियाना या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आगे भी लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो ब्राजील हो गया। आपको हमने बताया था कि नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमको? एक देश मिलेगा उरुग्वे, ठीक है। क्या मिलेगा? उरुग्वे। इसके बगल में पराग्वे, और नीचे क्या है? अर्जेंटीना। ये क्या फैली हुई है? चिली। ये क्या है? चिली। और चिली के बगल में यहाँ पर बीच में क्या है? यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं ब्राजील को। यहाँ पर क्या है आपका? बोलीविया। क्या है? बोलीविया। और ये क्या है आपकी? ये पूरी चिली है। ये क्या है आपकी? चिली। और चिली के ऊपर क्या है? ये पेरू। क्या है? पेरू। और पेरू के ऊपर क्या है? छोटा सा पेरू, ऐसे का ऐसे ऐसे पूरा पूरा पेरू। और पेरू के बीच में यहाँ पर क्या है? इक्वाडोर। यहाँ पर क्या है? इक्वाडोर। तो ये देखिए ब्राजील से नहीं छूटा इक्वाडोर, ठीक है। और ये चिली जो है ये भी ब्राजील से नहीं छूटा। तो हमने बताया था दो ऐसे देश हैं जो ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाते, वरना ब्राजील के सारे देश ब्राजील के साथ क्या है? टच है। समझ गए? ये सब देश हैं, इनको जनपद मत समझ लेना, समझ रहे हो ना? ये सब खुद अपने आप एक देश है। पूछा जाता है प्रश्न में वो कौन से दो देश हैं जो ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाते, तो हमने आपको बताया था इक्वाडोर और चिली। आगे रीजन ही चल रहा है, पढ़ा नहीं है, ठीक। ये हमने बताया था आपको, ठीक। अगर आपको पूछेगा वो कौन से दो देश हैं जो लैंड लॉक है? लैंड लॉक का मतलब जिनके चारों तरफ देश ही देश हैं, तो दो ही हैं, याद रखिएगा। एक है बोलीविया, बोलीविया, और दूसरा कौन सा है आपका? पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे, इनके चारों तरफ समुद्र मुद्र नहीं है, चारों तरफ से देशों से क्या है? इनके पास कौन सी सेना नहीं होगी? जल सेना नहीं होगी। इनके पास वायु सेना और थल सेना होगी। जल सेना कहाँ करेंगे? मैदान में दौड़ाएंगे, क्या दिखाएंगे, ठीक है। तो ये दो देश हैं जिनके पास कॉमन से, इसी तरह थोड़ा सा लॉजिक भी लगाया करेंगे। अगर मान पूछा जाए, इसलिए पूछा जाता है भूटान के पास कौन सी सेना नहीं है? भूटान के पास दोनों सेना नहीं, केवल एक सेना है, थल सेना। थल सेना भी मान के लो ना के बराबर है, क्योंकि उनकी रक्षा कौन करता है? हम लोग करते हैं।
भारतीयों को जिम्मेदारी ज्यादातर उन्होंने दे रखी है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, ब्राजील में हमने आपको बताया था कि ब्राजील में एक नदी बहती है। ठीक है, इस महाद्वीप में एक नदी बहती है। पूछा जाता है हर महाद्वीप की अपनी एक नदी है। एशिया महाद्वीप पढ़ोगे तो यहाँ किसी क्या पढ़ोगे, ठीक है, यूरोप पढ़ोगे तो वोल्गा नदी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, उत्तरी अमेरिका जाओगे तो मिसिसिपी मिसौरी के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, अपने सब जगह कोई ना कोई नदी बह रही है और पूछे जाते हैं। जैसे हर महाद्वीप में कुछ ना कुछ पर्वत है, पठार है, झील है, हमारे लेवल पर यही पेपर आता है। तो ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में एक नदी बहती है। इस नदी का नाम बताएगा कौन, कोई बताएगा इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम बताओ, इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम क्या है? अमेजन नदी। हमने बताया कौन सी नदी? अमेजन नदी। और पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो क्या बताइएगा? अमेजन। अब प्रश्न समझो, अगर पेपर में विश्व की सबसे बड़ी नदी आए और ऑप्शन में नील नदी और अमेजन नदी दोनों का जिक्र हुआ, अमेजन नदी और नील नदी दोनों का जिक्र हो, तब आप लगाएंगे कौन सी नदी? नील नदी। और अगर पेपर में हो विश्व की सबसे बड़ी नदी और नील नदी का जिक्र ना हो और अमेजन नदी का जिक्र हो तो क्या लगाएंगे? अमेजन नदी। क्यों? क्योंकि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ना कि सबसे बड़ी नदी। क्लियर है इतनी बात? ठीक, याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नदी है, दूसरा यहाँ से विषुवत रेखा जा रही है। कौन सी रेखा जा रही है? विषुवत रेखा जा रही है। और विषुवत रेखा जाएगी तो सीधी सी बात है गर्मी ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा बचेगा। तीसरा नीम पर करेला, यहाँ पर नदी भी बह रही है। जब नदी है तो आसपास खेती भी होगी। आपको पता होगा कि अगर इतिहास पढ़ोगे तो जहाँ जहाँ पानी पाया गया वहीं वहीं आज महानगर है। बनारस ले लो, कानपुर ले लो, लखनऊ ले लो, कलकत्ता ले लो, जहाँ जहाँ पानी है वहीं वहीं बड़े बड़े महानगर बसे। ठीक, क्यों? क्योंकि वहीं पर खाने पीने की उपजाऊ जमीन होगी, उपजाऊ खेती होगी, लोग रहेंगे तो पेड़ बढ़ता होगा, आबादी बढ़ेगी, वहाँ का विकास ज्यादा होगा। समझ रहे हो इस बात को? तो उसी तरीके से यहाँ पर नदी है, यहाँ पर खेती भी ज्यादा होगी, नदी है तो पेड़ पौधे भी ज्यादा निकलेंगे। दूसरा गर्मी यही है, बारहमासी पानी अलग बहता है, तो यहाँ पर पेड़ निकल आते हैं, पेड़ खूब सारे निकल आते हैं। और इतने पेड़ निकल आए, जितनी लंबी नदी उतना लंबा चारों तरफ जंगल। इसी जंगल को बोलते हैं अमेजन। देखते हुए नेशनल ज्योग्राफी पे आता है अमेजन जंगल। ठीक है, सबसे खतरनाक जंगल अगर पूछा जाए, सबसे बीहड़ और सबसे खतरनाक जंगल अगर सब कोई है तो वो है कौन सा? ब्राजील। पर्यावरण के दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला जंगल या क्षेत्र विश्व का कौन सा है? बायोडायवर्सिटी समझते हो, जहाँ तरह तरह के जीव जंतु पाए जाए और तरह तरह की वनस्पतियां हो, तरह तरह की प्रजातियां हो, खाने पीने के साधन तरह तरह के हो, पर्वत पठार तरह तरह के हो, जंगल तरह तरह के, ऐसे स्थान को हम लोग बोलते हैं क्या? जैव विविधता क्षेत्र। और ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए हम उनको बोल देते हैं हॉट स्पॉट जोन। तो विश्व का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट जोन यही है। कौन सा? ब्राजील का ये अमेज़न नदी के बगल में फैला हुआ पेड़ पौधों का जंगल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्वास वन बोलते हैं। सेल्वास वन तो ना कहाँ पाया जाता है? सीधा प्रश्न था। सेल्वास वन कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में पाया जाता है। कौन से महाद्वीप में? दक्षिणी महाद्वीप। अब सोचो, पेड़ पौधे विनिमय ज्यादा करते हैं। हमारा फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन का विनिमय करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऐसे ही पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो गैसों का स्थानांतरण करते हैं। तो गैसों का स्थानांतरण करते हैं तो आपको भी लग रहा होगा इतना बड़ा जंगल है, खूब सारी ऑक्सीजन निकलेगी बाहर, और जब खूब सारी ऑक्सीजन निकलेगी खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, तो हमारा फायदा होगा कि नहीं होगा? इसीलिए कहते हैं कि विश्व का 21% ऑक्सीजन जो है वो हमको अकेला दक्षिण अमेरिका का ब्राजील का अमेज़न जंगल देता है। दूसरी बात कि ये 21% देता है और चाइना 21% से ज्यादा 30% खींच लेता है। अभी यही 21% अगर चाइना दे रहा हो तो अपने देश में यही अमेज़न नदी अगर शिफ्ट कर दी जाए चाइना में, तो चाइना टैक्स लगा देगा, मशीनें फिट कर देगा बड़ी बड़ी, ऑक्सीजन जब छोड़ेगा बाहर में तो उससे पैसा मांगेगा, पैसा लगाओ। ये मेरी समझ में आई? यही है हमारे इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं, यही होते हैं कि कुछ देश अपनी चीजों को फ्री में देते हैं, कुछ चीजें ऊपर टैक्स लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, समझ गए? लेकिन उसके लिए भी क्योटो सम्मेलन हुआ था, याद होगा? क्योटो कहाँ है? क्योटो देश है कि राजधानी है? क्योटो राजधानी की देश है। तो जैसे क्योटो का क्यूबा समझा, क्यूबा देश है। क्योटो क्या है? इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्योटो। ठीक है, और क्योटो से ही विषुवत रेखा गुजरती है, ये इक्वाडोर है, यहाँ से क्योटो से ही विषुवत रेखा बीचों बीच से निकलती है। पूछा जाता है वो कौन सा देश है जो बिल्कुल विषुवत रेखा है? बहुत सारे देश हैं, अगर लाइन खींचेंगे तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन हमारा जो ये वाला है यहाँ पर इक्वाडोर इससे बिल्कुल सेंटर से जाती है। हम पढ़े दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका थोड़ी ना पढ़े।
कई तो अफ्रीका से भी है, कई तो हमारे इंडोनेशिया से भी है, लेकिन हमें उससे क्या लेना है। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, याद हो गया कि नहीं हो गया? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उनको ऐसा ना हो प्रश्न पूछे तड़ा और फिर आपने जवाब ना, क्योंकि अभी वक्त है, रिलैक्स होकर याद कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया। नहीं इस पे जहां जियो अनाउंस हो गया या भक्ति आ गई फिर आपको दिक्कत होगी। सीटेट दिया है सब लोगों ने? आपने सीटेट दी? सीटेट नहीं पढ़ा? चलिए ठीक है, करते हैं। तो जिन लोगों ने सीटेट दिया है अच्छी बात है, जिन सीटेट नहीं दिया है वो जो है थोड़ा सा ध्यान दें, पढ़ते रहे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, प्रीवियस ईयर लगाएं जितना हो सके उतना। ठीक, तो जान गए अमेज़न नदी के बारे में, अमेज़न नदी के जंगल जान गए। ठीक, चलिए अच्छी बात है, इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अर्जेंटीना बहुत फेमस है। अर्जेंटीना में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। अर्जेंटीना नीचे है, ठीक है। पूछेगा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो बताइएगा क्या? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। और पूछेगा कि अर्जेंटीना कहाँ पाया जाता है, तो बता देना दक्षिण अमेरिका। अर्जेंटीना में दो चीजें याद रखनी, एक यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान पाया जाता है। हमने घास के मैदान लिखा है, पंपास बताया था, आगे ब्रैकेट में लिख लो शीतोष्ण घास के मैदान। कैसे? ठंडे होंगे ना, तो शीतोष्ण पेपर में पूछ रहा कि पंपास घास का मैदान कैसा है? शीतोष्ण। अच्छा तो सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका। कैसा है? शीतोष्ण है कि उष्ण है? इस तरीके के जो वायर टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, अगर जैसे जलधारा पढ़ाएंगे, अगर उष्ण और शीतोष्ण समझने लगोगे, जलधारा पढ़ाएंगे सीधे पूछेंगे फॉकलैंड की जलधारा कैसी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा, लेब्राडोर कैसी जलधारा, हजारों बार पेपर में पूछा गया है। समझ? तो जिसे ये पता होगा कि विषुवत रेखा कहां तक है, कर्क रेखा कहां, मकर रेखा कहां, अब फॉकलैंड की जलधारा कहां है? फॉकलैंड यहां पर है। फॉकलैंड कहां है? यहां पर है। और यहां से जो जलधारा निकलेगी वो गर्म होगी कि ठंडी होगी? जो ध्रुव से पानी आ रहा है समुद्र में, समुद्र में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो जिधर ठंडा वहां का पानी ठंडा, जहां गर्मी है वहां का पानी गर्म है, तो ठंडा और गर्म पानी वही धारा बना दिया गया। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि लेब्राडोर जलधारा कहां से आती है? लेब्राडोर इधर से आ रही है, और ऊपर चले जाओ वहां पंखे के पास, वहां से लेब्राडोर जलधारा, यहां पर गल्फ स्ट्रीम बनता है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा यहां से नीचे ठंडी जाती है, यहां मिलता है, दोनों चले उत्तरी अटलांटिक की तरफ से। जलधारा टॉपिक पढ़ाएंगे, जब महाद्वीप पेपर इंडिविजुअल पढ़ा लेना, फिर इंडिविजुअली हमको जलधारा और समुद्र और में पाए जाने वाले विशेष जैसे बरमूडा ट्रायंगल कहां पाया जाता है, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले वो। ठीक है, तो आपको आपके लेवल पर पूरा तैयार है। पहला दिन जिनका है वो थोड़ा सा सब रखेंगे, क्योंकि इकट्ठा एकदम से नहीं लगता रखते हैं, वो धीरे-धीरे पढ़ाया जाएगा। और जो पढ़ चुके हैं वो इसको खोपड़ी के अंदर बैठा लें। कल हो सकता है पूछें एक आदमी से, तो फिर अगर वो ना बता पाए तो फिर आप भी वो हेजिटेशन फील होगा सबके सामने, समझ रहे? और अगर आज नहीं बताया तो इसका मतलब फिर आप सजग नहीं। जब आप 3, 4, 10, 15 चीजों के लिए सजग नहीं है तो फिर आगे कैसे सजग होंगे? समझ रहे? थोड़ा सा जो है इस चीजों को करिए। दूसरा, पंपास घास का मैदान कहां पाया जाता है? अर्जेंटीना। कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण। दूसरी बड़ी बात कि यहीं पर एक बहुत बड़ा सा मरुस्थल, तो समझते हो इसमें कोई नहीं रहता। अब दुर्भाग्य से ये मरुस्थल चला गया है कहां पे? मकर रेखा के नीचे। और मकर रेखा के नीचे क्या, मकर रेखा से शीतोष्ण शुरू हो जाता है, ठंडा ठंडा हल्का शुरू हो जाता है, और जैसे ही दिसंबर का महीना आया, देखो दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, बहुत ठंडी पड़ रही, नहीं पहले भी अक्टूबर में कहां ठंडी पड़ रही। तो ये बेचारा दुर्भाग्य से मरुस्थल खिसक के आ गया है कहां पर? शीतोष्ण में। और शीतोष्ण में आ गया है ये मरुस्थल। अभी मान लो राजस्थान को उठा के ले जाएं और ले जाके सीधे यहाँ आर्कटिक महासागर में बैठा दे जाके, तो राजस्थान में भी गर्मी होने लगी, वहां का मरुस्थल ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं शीत मरुस्थल। ये इकलौता ऐसा मरुस्थल है जो बहुत फेमस है इस महाद्वीप में, इस महाद्वीप का इकलौता। समझ गया ना? पूरी दुनिया का नहीं, इस महाद्वीप का इकलौता मरुस्थल, जिसका नाम है पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां पाया जाता है? अर्जेंटीना में, पंपास घास के मैदान के साथ। इसको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां पाया जाता है? सारा मरुस्थल दुनिया में आती है। पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहां है? दक्षिणी अमेरिका में। और एक ऐसा मरुस्थल है शीत मरुस्थल। तो पूछा जाता है कि वो कौन सा मरुस्थल है जो शीतोष्ण मरुस्थल है, वहां पर अटाकामा का मरुस्थल होगा। ठीक है, या देगा में भी कितने से कौन सा शीत मरुस्थल नहीं है, तो 3 तो शीत मरुस्थल देगा, 1/4। बस यही होता है पेपर कठिन होने का स्तर, और कुछ कठिन नहीं होता पेपर। हमें जानकारी नहीं होती पूरी, वो और पूछ लेता है बाद में, कैसे बड़ा कठिन पेपर आ गया। इतनी बात याद रही? ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया अटाकामा का मरुस्थल कौन बताएगा, कहां पाया जाता है अटाकामा? हां बताओ, किसको मालूम है? ईमानदारी से आंसर, क्योंकि जो बता रहा है उसे 2-4 प्रश्न और पूछे। हां बताओ।
ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि भले ही ना आता वहां पूछो, वो लेवल सेट करिए ना। एक बार आप ले आएंगे ना, फिर बता ये जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मैं पढ़ा चाहूँ तो आगे बढ़ सकता हूँ। मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि एक बार आपको अपने माहौल में ढालना है। एक बार आप अपने माहौल में ढाल लेंगे ना तो फिर आप अपने आप पढ़ते रहोगे। फिर छोड़ो, कोई बात नहीं, जान लो इधर बात, ध्यान सुनो। ये पतला सा एक देश है, सटा हुआ है। ये है क्या आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना सटा हुआ बिल्कुल मिर्ची की तरह देश है, मिर्चा की तरह लंबा लंबा देश, बहुत लंबा देश, ठीक है। इस देश का नाम है चिली। मिर्चा मिर्ची की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम दे दिया चिली। देखो ये मिर्चा बन गया, इंग्लिश में अगर मिर्चा बना दो, ठीक। इस देश के एक स्थान है जिसका नाम है बिल्कुल उत्तरी भाग। इस देश का सबसे उत्तरी हिस्सा है, जैसे अपने जम्मू कश्मीर, वैसे यहाँ का एक हिस्सा, इसको बोलते हैं एरिका। क्या बोलते हैं? एरिका। एक जगह है एरिका, यहाँ पर बहुत शुष्क है। बताते हैं पूरे विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है? एरिका। और एरिका सबसे शुष्क है तो सीधी सी बात है, सबसे शुष्क है तो यहाँ सब कुछ शुष्क होगा। यहाँ की बर्फ भी शुष्क होगी, बर्फ तो होगी नहीं फिलहाल, ठीक। यहाँ का आदमी भी सबसे शुष्क होगा, यहाँ की गाड़ी भी सबसे शुष्क होगी, यहाँ की रोड भी सबसे शुष्क होगी। तो यहाँ पर एक मरुस्थल है, वो भी सबसे शुष्क हो गया, तो कौन बड़ी बात है। नाम है उसका अटाकामा का मरुस्थल, उसने बताया। अटाकामा का मतलब सबसे ज्यादा पूछा जाता है अटाकामा का। देखिए भूगोल में क्या होता है, एक बार जैसे आपको किसी ने लिखा दिया फलाना घास का मैदान यहाँ, फलाना घास का मैदान यहाँ, फलाना घास का मैदान फलाना, ऐसे आपको क्या रट लोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन अगर हमने एक बार देख लिया और हमको जीवन पर्यंत एक चीज याद है, कभी भूलोगे नहीं, समझ। इसलिए भूगोल हमेशा चित्र से ही पढ़िए। तो एरिका एक स्थान है, इसी स्थान पर एक मरुस्थल पाया जाता है, इसका नाम है अटाकामा। तो सबसे शुष्क मरुस्थल भी यही है और सबसे ठंडा मरुस्थल भी यहीं पर है, याद रखिएगा इसको, ठीक। चलिए उसके बाद हमने आपको बताया था एक यहाँ पर बोलीविया है, एक देश है बोलीविया। और इस बोलीविया देश में एक बोलीविया देश क्या सबसे ऊंचा देश है। तो यहाँ पर सबको सबसे ऊंचा हो जाएगा, यहाँ का पर्वत ऊंचा। पर्वत ऊंचा क्यों है जरा सुनो। जो एंडीज पर्वत है ना, ये यहाँ पर फैला हुआ है और फैले होने के लिए चीजें ऊंची ऊंची हैं। अगर आप खाली उत्तर प्रदेश बिहार को छोड़ दो, अगर आप राजस्थान की तरफ बढ़ोगे तो आपको सब कुछ उबड़ खाबड़ मिलेगा। देखते हो राजस्थान जाओगे तो अरावली पर्वतमाला दिखती है बगल में चलते हुए, और अरावली पर्वतमाला से देख, अब सोचो अरावली पर्वतमाला, उस पर भी लोग अगल बगल रहते हैं। अब अरावली पर्वतमाला एकदम फ्लैट बनी गई, कहीं कहीं थोड़ी सी घुस के उठी है, फिर दबी है, तो वहां पर भी लोगों के मकान बने हुए। इसी तरह अगर आप हिमाचल प्रदेश ले जाओ तो हिमाचल प्रदेश में तो आप देखोगे सब पूरा क्या है, बढ़िया डिजाइन से घर, जीने बने हुए। घर नहीं समझ में आते, जीने समझ में आते, छतें देख के। तो कहने का मतलब ये है कि सब जगह उबड़ खाली मैदानी क्षेत्र क्या है, अपना यूपी है। और यूपी मेनली इतना पूरा मैदानी है, पूरा उत्तर प्रदेश है मैदानी, और बिहार मैदान। क्यों मैदान बन गया बताओ, मैदान क्यों बन गया यहाँ, कौन बताएगा? गंगा नदी नहीं है यहाँ पर, इतनी नदियां हैं। नदियां क्या करती है, ऊपर से मलबा वहां पिलाती हैं, सब यहाँ पे डाल डाल के पाड़ देती हैं जमीन, समझ गए। ये है मेन कारण मैदान। चलिए इतनी बात समझ में आई। एक लेक बहुत फेमस है यहाँ पर, टिटिकाका लेक। कौन सी लेक? टिटिकाका लेक। मैं बताया था, पूछेगा सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील या ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका। कहाँ पर है? बोलीविया है। कहाँ पर है? बोलीविया। जो लोग नए हैं वो किसी की कॉपी जिसने नोट्स बनाया उसके फोटो खींच लेंगे, घर में नोट्स बना लेंगे, ठीक है। इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, अभी लग रहा है सुना है सब चीजें, कुछ आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। चलिए अभी पहला दिन है ना, धीरे धीरे समझ में आएगा। बोलीविया हो गया। उसके बाद क्या था, एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट देश है, इसका नाम है इक्वाडोर। और इक्वाडोर की क्या खास बात है? इक्वाडोर की खास बात क्या है? अब भाई बताइए, एक मिनट बस, सब लोग नहीं बोलते, केवल एक दो लोग बोलते हैं, यही तो बोलना है। अब फोटोपैक्सी समझ लो, तुम्हारे पेपर में आ रहा है सुपरटेट को या पर्यावरण, देखो ग्रेड डिवाइडिंग रेंज आई कि नहीं आई पर्यावरण, बताओ। याद रखना, यहाँ पर इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी है, इक्वाडोर। जिन देशों के नाम में हाईलाइट करा है उनको जरूर लिखना है, जैसे इक्वाडोर, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राजील और तुम्हें क्या याद रखना है? चिली। पेरू नहीं याद, पेरू है यहाँ पर लेकिन पेरू मत भूल जाओ। फिर उरुग्वे, पराग्वे सब भूल जाओ, सूरीनेम सब भूल जाओ, कोई मतलब नहीं। वो तो हमने मजबूरी बनाया था कि हमको लैंड लॉक देश दिखाने थे आपको, ये भी दिखाना था कि कौन सा देश नहीं छूता ब्राजील से, इसलिए मजबूरी बनाया। नहीं तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे आप, तो डायरेक्ट बोल देते तो आप हमारी बात को हल्के में लेते और भूल जाते, लेकिन ऐसे आप जीवन पर्यंत याद देख लेना। आपको कुछ याद रहे ना रहे, ये पूरा मैप आपको याद है, ठीक। जो भी घर में जाकर पढ़ता होगा दोबारा, जो नहीं पढ़ेगा कोई मतलब। यहाँ बीच में एक देश है, उसका क्या नाम है बताओ? बताओ भाई, ये बोलीविया जो है पूरा फैला हुआ है, तभी तो लैंड लॉक होगा, नहीं तो इक्वाडोर छोड़ नहीं जाएगा ब्राजील से जाएगा, समझ गए ना? समझ गए बात?
चलिए उसके बाद हमने बताया दक्षिणी अमेरिका में पर्वतमाला है बहुत बड़ी, इसका क्या नाम है? इस पर्वतमाला का क्या नाम है? हर महाद्वीप में पर्वतमाला है। यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? एकांका। पूछेगा वो सबसे विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला, जैसे अपने यहाँ सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? अन्नामलई ना, ठीक है, सबसे बड़ी पर्वतमाला। उत्तर भारत की सबसे बड़ी पर्वतमाला, अरे हिमालय के अलावा तो दिखा था उत्तर भारत में, रायबरेली में कोई पर्वतमाला है क्या? नहीं ना, तो बोलो ना हिमालय शर्मा का है। हिमालय सबसे बड़ी पर्वतमाला है। वैसे ही यहाँ पर भी सबसे बड़ी पर्वतमाला क्या है? 7000 किलोमीटर लंबी है और इसकी सबसे पर्वतमाला मतलब होता है बहुत सारे पर्वत हैं उस पर। इन्हीं में से सबसे ऊंचा पर्वत हमने सेलेक्ट कर लिया और बोला इसका सबसे पीक पॉइंट क्या है? एकांकागुआ। तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है एंडीज, उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ। एकांकागुआ कल हमने इस पर एक ज्वालामुखी बताया था। एकांकागुआ के पीक पर एक ज्वाला है, नाम है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो, क्या नाम है? ओजस डेल सलाडो। ये कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी। और अगर कुछ का विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी फोटोपैक्सी बता दीजिए। क्या बताएंगे? फोटोपैक्सी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए लाडो खास के मैदान जान पे ये जान के सब कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक चीज और इसमें दिक्कत है जो पूछा जाता है पेपर में। पेपर में ये पूछा जाता है हाँ, ये बताओ वो कौन सा महाद्वीप है जिसे हम लोग विश्व का फेफड़ा कहते हैं? दक्षिण अमेरिका। फेफड़ा को क्या है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो ये निकालता है, ज्यादा ऑक्सीजन ये निकालता है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। ये था हमारा दक्षिणी अमेरिका। अगर पेपर में आपके लेवल पर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, अदरवाइज नहीं है। ठीक, चलिए अब हेडिंग डाल दीजिएगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की हेडिंग डाल दीजिएगा। आज से उत्तरी अमेरिका थोड़ा अच्छा मतलब कौन है ग्लोब नहीं समझता, थोड़ा बहुत जिसको ये सब थोड़ा बहुत नहीं मालूम बेसिक चीजें तो बता दें ताकि पेपर में दिख सके। है कुछ नहीं, तो खाली कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इन तीन रेखाओं के बीच में जो भी जगह होगी वो गर्म होगी, हमेशा याद रखना। ठीक है, चाहे जलधारा हो, चाहे पर्वत हो, चाहे जिला हो, चाहे आदमी हो, चाहे कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो गर्म होगा। इसके ऊपर जैसे ही जाएंगे मैप में चेक कर लो, यहाँ पर जो कुछ भी पाया जाएगा वो कैसा होगा? शीतोष्ण। समझ गए? तो बताइए सलवार हम कहाँ पाया जाते हैं? विश्व बाघ दिवस कब पाया जाता है? विश्व बाघ दिवस 2 जुलाई। अच्छा सुनो, पता है तुम्हें ये बनाए थे अर्जेंटीना, जानते हो ना अर्जेंटीना? यही अर्जेंटीना के बगल में है रियो डी जेनेरो। रियो डी थोड़ा ऊपर आओ तो रियो डी बगल में तो है, अर्जेंटीना के बगल में तो था दक्षिण अमेरिका। रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो में आपको पता होगा कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब? 1992 में। ठीक है, और इसका नाम रखा था एजेंडा 21। बहुत सारे, लेकिन इसमें नाम बोलते हैं कि लोग अध्याय इसमें केवल 7 थे। 7 में एग्रीमेंट थे, 7 एग्रीमेंट की कौन देश जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम निकालेगा, कौन देश पेड़ों को ज्यादा लगाएगा, सब पॉइंट्स 7 पॉइंट से 21। कभी-कभी पेपर में बहुत डीप में अगर चला जाएगा तो पूछेगा कि एजेंडा पृथ्वी सम्मेलन में कितने एजेंडे रखे गए थे, तो एजेंडे 7 थे। नाम था एजेंडा 21 टारगेट था। सन 2021 चल रहा है, ये साल टारगेट था कि इस टारगेट तक हमें ये 7 काम हर देश में करने हैं। प्रदूषण कम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड जितना कम निकलेगा उतना ज्यादा वैश्विक ताप कम होगा, जितना वैश्विक ताप कम होगा उतना ही पर्वत और ग्लेशियर कम पिघलेंगे, जितना कम पिघलेंगे उतना वाटर लेवल कम होगा, और जितना वाटर लेवल ज्यादा होगा ज्यादा पिघलेगा। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ेगी, पानी ज्यादा पिघलेगा, तो कहाँ जाएगा? नदी के माध्यम से समुद्र में जाएगा, समुद्र का वाटर लेवल बढ़ेगा, और जब समुद्र का वाटर लेवल बढ़ेगा सारे जो राज्य में आपके क्या होंगे? वो डूब जाएंगे। मुंबई डूबने वाला है, मान के चलो जल्दी डूबेगा 10-20-50 साल में, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ओजोन परत फट रही है। बताओ विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आज रिवीजन करा देंगे, क्योंकि अगर हम शुरू करेंगे तो फिर
माहौल बन जाएगा, फिर पढ़ाने लगेंगे तो फिर आपका अगला छूट जाएगा। कल बिल्कुल फ्रेश शुरू करेंगे उत्तरी अमेरिका, और आज जाके आंखें फाड़ फाड़ के उत्तरी अमेरिका का मैप देख के आए कि हम मैक्सिको बोले तो इसे ना देखने की पहली बार मैक्सिको बना। ठीक है, पनामा के दूर तक तो पहुंच ही गए थे, पनामा से शुरू करेंगे ऊपर। ये देखो पनामा था ना, यहाँ तक तो मुलाकात हो ही चुकी थी, यहाँ से ऊपर चलेंगे, फिर इधर से घूमते घूमते हम देख लेंगे यूरोप। अंग्रेजों ने बहुत शासन किया है, ठीक है, यूरोप चलेंगे, यूरोप से सीधे पार कूद के आ जाएंगे कहाँ पे, एशिया पे, और एशिया से घूमते घूमते फिर अपने देश, और अपने देश का लास्ट में अफ्रीका भी घुमा देंगे आपको। पूरा महाद्वीप घूम लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 2-4 दिन ठीक। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई समस्या तो नहीं। चलो अच्छा बताओ, ओजोन परत को काहे में नापते हैं? ओजोन परत के लिए प्रोटोकॉल बनाई गई, क्या नाम है उसका? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए अच्छा बताइए, मृदा दिवस कब मनाया जाता है? मृदा दिवस और जल दिवस 22 मार्च। मार्च, अप्रैल और मई, 3 याद रखें। इन 3 में से हर एग्जाम में एक डेट आ जाती है, मार्च, अप्रैल, मई। 22 मार्च को जल बरसता है, जल दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल को इतना बरस जाता है कि पृथ्वी भर जाता है, तो उसको पृथ्वी दिवस मना देते हैं। और इतना पानी भर जाता है कि वो सारे पेड़ पौधे निकल आते हैं 1 महीने बाद। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, ठीक है। 5 जून को पर्यावरण, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। गौरैया दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को गौरैया रेड डाटा बुक में मार्क हो चुकी है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN, और IUCN और रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक को जारी कराने के साथ साथ एक संस्था रेड डाटा बुक की तरह और काम करती है, उसका नाम है आपका WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये भी क्या करता है कि वही काम करता है जो काम वो करता है, ठीक है। इन दोनों चीजों को आप लोग बिल्कुल समझ के रखिएगा, ये दोनों बहुत पूछा जाता है पेपर में, ठीक। दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड वाइड फंड का और कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड से, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा बताइए, ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है कि उल्टा? सीधा बनता है, कंफर्म? बताइए 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? दिया था ना उसने कहा था कि जो भी हमें ऊर्जा मिलती है, जैसे हमारे पास 100% थी, हमने आपको दिया तो आपको केवल 10 मिलेगा, बगल वाले को देंगे उसको 1 मिलेगा, और बगल वाले को 0.1 मिलेगा, और उसके बगल 0.001 मिलेगा, और बगल में 0.0001 मिलेगा, ठीक, केवल 10% समझ गए बात? तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पर्यावरण में, बताइए खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला क्या चीज? बताओ, खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला को बनाता है कि खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल को बनाता है? खाद्य श्रृंखला से खाद्य जाल का निर्माण होता है। जितनी ज्यादा जैव विविधता होगी उतनी ज्यादा खाद्य श्रृंखला क्या होगी? मजबूत होगी कि कमजोर होगी? सीधे प्रश्न आता है, बताओ। अगर कहीं जैव विविधता ज्यादा है तो वहाँ की खाद्य श्रृंखला कमजोर होगी कि ज्यादा? जैव विविधता ज्यादा होगी, टाइप ऑफ खाना पीना ज्यादा होगा, टाइप ऑफ खाना पीना ज्यादा होगा तो खाद्य श्रृंखला का ऑप्शन ज्यादा होगा। समोसा भी मिल रहा है, मोमोज भी मिल रहा है, चाउमीन भी मिल रहा है, कुछ भी खाएंगे। अब खाली वहाँ समोसा मिल रहा है खाद्य जाल में तो खाली समोसे खाएंगे। जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना ज्यादा हमारे पास मजबूती होगी। हम सब चीज खाएंगे और सब चीज खाएंगे तो हमारी खाद्य जाल क्या होगी? मजबूत होगी। इधर भी मजबूत, उधर भी मजबूत, इधर भी मजबूत। अगर एक ही रहेगा तो खाद्य जाल कमजोर होगा, कभी भी टूट जाएगा, मन उठ जाएगा, बंद कर दोगे खाना पीना। चलिए, अब डेली रिवीजन भी कराएंगे क्योंकि पेपर भी है और पर्यावरण वैसे भी आपको पढ़ना ही पड़ना।